हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अगेन अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है एक एक दो दो नंबर के हमारे अति लघु जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप बड़े बड़े डेरिवेशंस, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस और बड़े बड़े नियमों को तो याद कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स को कर लेते हो, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर की सीरीज़ है, इसमें से 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं पहले। अगर वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखना है। देखो, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी। क्या हो गया? बी। यही होता है हमारा बी, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिएगा, एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है? ये मैंने एमसीक्यू वाली वीडियो में बताया था, उसको भी देख लेना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, स्वप्रेरण गुणांक की विमा लिखो और अन्योन्य प्रेरकत्व की विमाएं लिखो। स्वप्रेरण गुणांक ब्रैकेट में अगर मैं बोलूँ, या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, इन दोनों की विमा एक ही होती है। क्या होती है? ml(T⁻²) (A⁻²) ml² T⁻² A⁻²। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का प्रभाव ये पड़ेगा कि उसका स्वप्रेरकत्व जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कितना ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2020, 22 और 23 में आ चुका है। एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्वप्रेरण गुणांक का ये फॉर्मूला होता है हमारा L = E/डेल्टा I/dt, जहाँ पर डेल्टा टी बराबर डेल्टा I/डेल्टा टी मतलब 1 एम्पियर प्रति सेकंड हमने रख दिया, E बराबर 1 वोल्ट रख दिया और L बराबर 1 हेनरी होगा। तो देखो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आ गई। जैसे एक हेनरी की डेफिनेशन निकली क्या? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान 1 वोल्ट हो, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। क्लियर है मेरी बात? बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण दीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण क्या देंगे? ट्रांसफार्मर। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 2023 में आ चुकी है, देखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। क्या होगी? किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तित करने पर, एकांक धारा को परिवर्तित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल, एक लाइन का 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, 2 घटकों के नाम लिखिए जिन पर कुंडलियों के जोड़े का अन्योन्य प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो कुंडलियों के जोड़े का अन्योन्य प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है? सबसे पहला, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या, फिर है सेकंड क्रोड पदार्थ, तथा तीसरा है द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, स्वप्रेरण क्या है? तो स्वप्रेरण में लिखेंगे, किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में हम परिवर्तन करें। ये हमारी कुंडली है वही, ठीक है, ये हमारी कुंडली है और इस कुंडली के मान में हम क्या कर रहे हैं? धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी किसके कारण? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए चित्र में परिनालिका में स्थायी धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी? तो हमने देखा, देखो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है कि दिए गए जो हमारा ये परिपथ है ना, परिनालिका में स्थायी धारा जो है, जो हमारी स्थायी धारा मतलब जो हमारी सिंपल धारा बहती है, देखो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, क्योंकि देखो ये प्लस है तो ये वाला प्लस से ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके आ जाएगी, तो लौट के माइनस की तरफ ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो प्रेरित धारा किस दिशा में होगी? तो प्रेरित धारा उसने बोला है कि स्थायी धारा के संगत उत्पन्न प्रेरित धारा 0 होगी। स्थायी धारा मतलब कि एक चीज़ सोचिए, स्थायी मतलब क्या हो गया? स्थायी मतलब चेंज ना होना। जब चेंज ही नहीं होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा। फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। स्थायी धारा मतलब क्या हो गया? जिसका मान एक ही हो, स्थिर हो, तो स्थिर धारा का मान एक ही होगा। तो यहाँ पर उत्पन्न जो होगी प्रेरित धारा वो 0 होगी, क्योंकि कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक एक नंबर दिला सकते हैं। देखिए ये तो एनसीईआरटी का है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कसकर लिपटी प्रणालिका के रूप में कोई तार किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित है ना, किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली को इस प्रकार से खींचा जाए कि सर्पिलाकार कुंडली के क्रमागत लपेटों के बीच अंतराल हो जाए, है ना, तो इस प्रकार से खींचा जाए कि जो सर्पिलाकार कुंडली है हमारी, है ना, इस तरीके से सर्पिलाकार कुंडली है, उसके क्रमागत लपेटों के बीच में क्या हो जाए, गैप हो जाए, तो क्या वैद्युत धारा बढ़ेगी अथवा घटेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए ये जो कुंडली थी हमारी, है ना, ऐसी कुंडली है, हमने इसको खींचा दोनों इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से खींचा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो देखिए कुंडली को खींचकर उसके क्रमागत लपेटों के बीच अंतराल आ जाने पर इन रिक्ताओं से चुंबकीय फ्लक्स की हानि होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स नीचे निकलने लगेगा। अतः लेंज के नियम अनुसार प्रणालिका में एक प्रेरित धारा बहेगी जो चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध करेगी। अब किसका विरोध करेगी, चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध करेगी, अतः प्रणालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये। कोई प्रणालिका किसी बैटरी से लगी हुई है, संयोजित है, जिसके कारण उसमें अपरिवर्तित धारा प्रवाहित हो रही है। अपरिवर्तित धारा कैसी हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यदि इस प्रणालिका के भीतर कोई लोह क्रोड रख दिया जाए तो क्या वैद्युत धारा घटेगी अथवा बढ़ेगी, स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रणालिका के भीतर कोई लोह क्रोड रख देने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के कारण चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अतः लेंज के नियम अनुसार प्रणालिका में एक प्रेरित विद्युत भाग बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि फ्लक्स वृद्धि का विरोध करेगी, अतः प्रणालिका में प्रवाहित धारा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या आर तथा कैपिटल एन फेरो वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व सूत्र लिखना है आपको बस। तो देखो स्वप्रेरकत्व एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई कैपिटल एन स्क्वायर आर अपॉन में 2 हेनरी, जहां म्यू नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब समझते हैं हम ये, उससे पहले ये तो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, अब यह है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में आपको लिखना है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर समझा रखा है, फर्स्ट पार्ट है उसका, उसी में समझा रखा है, व्हाइट बोर्ड पे समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान यानी कि IRMS तथा शिखर मान में क्या संबंध होता है। बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान IRMS बराबर क्या होता है, आई नॉट अपॉन में √2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान निम्नांकित हैं। स्मॉल आई बराबर है 3.5 और 628 टी पाई बाई 6 एम्पियर। वी बराबर है 28 साइन टी 628 टी माइनस पाई बाई 6 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है। क्या करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर करने के लिए सबसे पहले देखो 5 कितना है, ये पहला 5 है पाई बाई 6 और ये 5 है दूसरा वाला माइनस का 5/6, ठीक है। हम जानते हैं डेल्टा 5 बराबर क्या होता है, 5 माइनस 5 होता है। तो 5 और माइनस और 5 और ये 5 पहले से माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पाई/6 और प्लस पाई/6 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए संधारित्र के धारितीय प्रतिघात का सूत्र लिखना है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, XC होता है। क्या होता है, XC बराबर क्या होता है, 1/ωc और ओमेगा क्या होता है, 2πn होता है या फिर f होता है, तो 2πf हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 में आया आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर लिखो। तो आप जानते हो कि किसी बात हो रही है शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता। तो देखो शुद्ध प्रेरणिक मतलब जहाँ पर प्रेरकत्व होगा, तो प्रेरकत्व में उनकी वैद्युत धारा और वोल्टता के बीच में कितना कलांतर होता है, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा की विमा लिखिए। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी तो होता है, तो प्रतिरोध की विमा लिख दो, ml⁻2 t⁻³ e⁻2। क्लियर है मेरी बात। देखिए इतना बड़ा मतलब ये क्वेश्चन बन के आ रहा है और इसका आंसर देखो एक लाइन में 1 नंबर में लिखना है आपको। मैं एक बार बताता हूँ कि LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। LCR सर्किट मैंने पूरा समझा रखा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। देखिए LCR का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबाधा का Z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्रतिघात है XL और XC, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। XL बराबर ω_L और XC बराबर 1/ωc। तो देखो कला कोण फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ω_L माइनस 1/ωc और अपॉन में r। फाई बराबर 0 के लिए Z का मान क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान उसने बोला घटाने के लिए, तो क्योंकि प्रेरकत्व में वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास जो होता है वो नगण्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्यमूल मान की परिभाषा लिखिए। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए
प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक पूरी साइकिल के लिए वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के, किसके, वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के, है ना, वी स्क्वायर का बार होता है यहाँ पे ना, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा बार कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बार कर लेना, वी स्क्वायर का बार का अंडर रूट को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं, इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखो VRMS समझा दूँ, VRMS, यहाँ पर R का मतलब होता है रूट, M का मतलब मीन और S का मतलब स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट हो गया, पहले अंडर रूट है, फिर मीन मतलब एवरेज है, बार नहीं लग रहा, मैं मिसप्रिंट बोला था, और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो VRMS होता है ये। नेक्स्ट बोला उसने कि देखो सिंपल बोला उसने, LCR का आपको बस वो बनाना है, सूत्र लिखना है और आरेख बनाना है। तो देखिए L किसको डिनोट करता है, कुंडली को, तो कुंडली लगा दी, C प्लेटों को और R प्रतिरोध को, तो इस तरीके से हमने लगा दिया, और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया, ठीक है, और लिख दिया V = V0 sin ωt। सबसे पहले तो इस डायग्राम के आपको नंबर मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, इनको जरूर कर लेना आराम से, है ना, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इनको। दूसरा है प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, अभी देखा था। और अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/2π √LC, क्या होता है, 2π √LC। नेक्स्ट देखिए, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति न्यू तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। तो देखिए ये ग्राफ होता है जो कि आपका आ जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से ये ग्राफ है, इसको बना लीजिएगा, प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में, प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में ये ग्राफ होता है, इसको बना लीजिएगा ध्यान से इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि R प्रतिरोध और धारिता C हो, यदि R क्या है, प्रतिरोध है, और धारिता क्या है, C है, तो सिद्ध करना है RC का मात्रक क्या होगा, R × C का। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए R = V/I और C = Q/V होता है, Q की वैल्यू IT, तो IT/V हो गई। अब हमने देखा R और C का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ध्यान से, V से ये V कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, क्या बचा, T बचा, तो RC की विमा कितनी हो गई, T हो गई, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कल आया था, अगर आपने देखा होगा तो इसका मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि L/R का मात्रक क्या होगा, L/R का मात्रक क्या होगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपने MCQ वाली नहीं देखी है तो पहले MCQ देखिएगा, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। ओम × फेरेड, है ना, या फिर इससे निकाल सकते हैं, ओम × फेरेड सॉल्व करेंगे, सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है, तो ये स्वपरिण की घटना पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, RC परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए, तो ये Z बराबर होता है √R² + 1/ωc का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलनकारी LC परिपथ जिसका प्रतिरोध नगण्य है की कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताइए, तो Z बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R होता है अनुनाद की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर XL और XC एक दूसरे को काट देते हैं। LCR श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज सब कब समानकला में होते हैं, कब, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, इसके बाद 2-4, स्पष्ट कीजिए कि संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम हो जाता है, मतलब क्यों हो जाता है। संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात XC = होता है 1/ωc और 1/2πfc। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संधारित्र द्वारा जो प्रतिघात है ना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम हो जाता है। देखो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप दूसरी चीज़ जानते हैं, स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रेरक द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि XL जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, क्योंकि XL बराबर होता है ωL और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो 2πfl होता है, तो 2π और L जो होंगे वो हट जाएंगे कांस्टेंट की तरह, तो F बचेगा। तो प्रेरक द्वारा प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर में आ चुका है ट्रांसफार्मर का 2023 में, कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, अन्योन्य प्रेरण के, याद रखिएगा इस बात को। फिर अनुनाद आवृत्ति किसे कहते हैं, देखिए अनुनाद की अवस्था में प्रेरक के कंपन की आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, XL = XC से। तो F बराबर क्या होता है 1/2π और √LC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। तो IRMS बराबर क्या दे रखा है, √2 और I0 निकालना है। IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2, तो I0 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I0 बराबर हो जाएगा IRMS, ये देखो ये माइनस नहीं है, बराबर है, ठीक है, IRMS इंटू में √2, तो इसकी वैल्यू IRMS की √2 है, तो √2 इंटू √2 2 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 √2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यमूल मान निकालना है आपको। तो I0 दे रखा है आपकी बार, तो IRMS बराबर क्या होता है I0/√2, तो 10 √2 से अपन √2 से √2 कट गया, 10 एम्पियर बचा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2 न्यूमेरिकल्स और।
किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करनी है। आर बराबर दे रखा है 8 ओम, एक्स सी बराबर है 6 ओम। अब जेड बराबर आपको निकालना है, तो जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट मार स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा 64 और 36, जो कि हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 10 ओम निकल के आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, एक घर में वैद्युत मेंस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज चिन्हित है, तात्क्षणिक वोल्टेज का समीकरण ज्ञात करो। तात्क्षणिक वोल्टेज V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। V नॉट की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट टू VRMS होती है अभी पढ़ी थी हमने, यहाँ पर रख दिया अंडर रूट टू VRMS और साइन 2π/ft। ठीक है, ओमेगा की जगह पे 2πf आ जाए। देखिए हम देखेंगे ध्यान से, तो अंडर रूट 2 इंटू 220, VRMS हमें कितना दे रखा है 220 दे रखा है, और साइन 2π और f की जगह पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज है। इसको हम लिख देंगे ऐसी, तो 311 साइन 100π और t। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे और कुछ नहीं करा है, उससे ये 220 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुड बाय गाइस।